देखिए, पिछले बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था 10 जून 2023 को, ये डेट आप सभी को पता होगी। 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था। 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। इसके बाद से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, ध्यान से समझना, व्यापम का जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूं। 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी, इसके बाद से व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, जैसे बात करूं मैं हॉस्टल वार्डन की, इसके अलावा कृषि में जो मंडी वाला एग्जाम हुआ था, सहकारिता का एग्जाम हुआ था, इसके अलावा आप देखेंगे तो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम भी हुआ था। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने 100 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र तैयार किया है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर व्यापम ने लिया है। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, सभी में व्यापम ने ये सेट कर दिया है कि वो 100 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र आपको देगा, जो कि 100 अंकों का होगा। मतलब अगर आप सही उत्तर टिक करते हैं, अगर आप सही उत्तर टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं तो आपका 0.25 माइनस होगा। समय जो है वो 2 घंटे का रहेगा। समय 2 घंटे का रहेगा। व्यापम ने यह स्ट्रक्चर एकदम फाइनल कर दिया है कि सारे भर्ती परीक्षाओं में यही स्ट्रक्चर रहने वाला है। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं मैं, आप देखे होंगे महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था। महिला पर्यवेक्षक में भी यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था। सहकारिता अपेक्स बैंक वाला एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही पूरा स्ट्रक्चर था। इसके अलावा बात करूं मैं, कृषि मंडी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यही स्ट्रक्चर था। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूरा यही स्ट्रक्चर था। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली हैं 10 जून 2023 के बाद, सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने यही स्ट्रक्चर दिया है। 100 प्रश्न पूछे हैं जो कि 100 अंकों के हैं। 2 घंटे का समय है। सही उत्तर के लिए 1 नंबर दे रहा है और गलत के लिए 0.25 माइनस कर रहा है। और यही स्ट्रक्चर आने वाले समय में भी आप देखेंगे, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, सारी भर्ती परीक्षाओं में यही स्ट्रक्चर आप देखेंगे आगे आने वाले समय में। ऐसा क्यों मैं एकदम श्योरिटी के साथ बोल पा रहा हूं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हॉस्टल वार्डन का एग्जाम। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम अगर आप देखेंगे तो 2014 में हुआ था और 2016 में हुआ था। तो 2014 और 2016 में जो एग्जाम हुआ था हॉस्टल वार्डन का, वहां पर आप देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 अंकों के। लेकिन 2024 में जो एग्जाम हुआ पिछले साल हॉस्टल वार्डन का, वहां पर 150 प्रश्नों को 100 प्रश्नों में कन्वर्ट कर दिया गया। 150 प्रश्नों को 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया गया है। तो ये एकदम श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा आगे आने वाले समय में जब होगी तो वहां पर भी यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यही स्ट्रक्चर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ले रहा है, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा, मतलब टेट वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये तो पात्रता परीक्षा हो गया। सीजी टेट आपने दिया होगा पिछले बार जून में जो एग्जाम हुआ था, वहां पर आपने देखा होगा कि 150 प्रश्न ही पूछे गए थे, वर्ग 2 में भी और वर्ग 3 में भी। तो मैं पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भर्ती परीक्षाओं की। भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने ये स्ट्रक्चर सेट कर दिया है। तो आगे आने वाले समय में मान लो शिक्षक भर्ती परीक्षा भी अगर होती है तो वहां पे आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब 100 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आएंगे ये व्यापम ही बताएगा आगे आने वाले समय में। अभी आपके पास जो वर्तमान का स्ट्रक्चर है, वर्तमान का जो सिलेबस है, उसी को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी होगी। सिलेबस वही रहेगा, बस वेटेज का फर्क रहेगा। बात करूंगा अभी मैं 2014-2016 में हॉस्टल वार्डन का एग्जाम जो हुआ था 150 प्रश्नों का था, 2024 में उसको 100 प्रश्न में कन्वर्ट किया था। तो थोड़ा इससे रिलेट करके समझाऊंगा आपको कि क्या संभावना बन रही है शिक्षक भर्ती परीक्षा की। ये तो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 10 जून 2023 के बाद उनकी बात है। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो 10 जून 2023 के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई नहीं है। तो अभी अपने पास जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस है, वो पुराने के जैसा है। मतलब जो पुराना एग्जाम है 10 जून 2023 को जो एग्जाम हुआ था, वही स्ट्रक्चर, वही सिलेबस अपने पास में है। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर बातचीत करते हैं अपन क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना आप देख सकते हैं, मतलब वर्ग 3 की बात कर रहा हूं।
तो वर्ग 3 का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे जो वर्तमान में अपने पास है, उसमें ऐसा है कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस होगा। समय रहेगा 3 घंटे का। अभी जो स्ट्रक्चर अपने पास है, लेकिन कंफर्म है कि ये चेंज होगा, इस पैटर्न में कन्वर्ट होगा, ये एकदम कंफर्म है कि चेंज करेगा, 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा ही, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं के लिए ये पैटर्न व्यापम ने निश्चित कर दिया है। अभी अपने पास ये स्ट्रक्चर है जहां पर वर्ग 3 की अगर बात करूं मैं, तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस होगा। 3 घंटे का समय रहेगा। 150 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पहला जो भाग है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है सामान्य हिंदी, जहां से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा सामान्य अंग्रेजी, जहां से 25 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चौथा है गणित, जहां से 30 प्रश्न है। पांचवा है पर्यावरण अध्ययन, जहां से 20 प्रश्न है। इसके बाद कंप्यूटर है, जहां से 10 प्रश्न है। और लास्ट में सामान्य ज्ञान, जहां से 10 प्रश्न। अब सामान्य ज्ञान लिख दिया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत वृहद है। इसमें पूरा पूरा भारत का सामान्य अध्ययन कवर करना है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी कवर करना है। तो सामान्य ज्ञान बस लिख दिया है, लेकिन अपने आप में ये बहुत वृहद है, जहां से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर वर्तमान में अपने पास है वर्ग 3 के लिए। वर्ग 3 के लिए वर्ग 3 कौन कौन देगा, इसमें से कोई है वर्ग 3 जो देगा? वर्ग 3, चलो ऑनलाइन वाले कोई है क्या जो वर्ग 3 देगा? वर्ग 3 मतलब सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल जो हैं, सहायक शिक्षक के एग्जाम के लिए जो एलिजिबल हैं, उनमें हैं कुछ लोग, ठीक। इसके बाद वर्ग 2 का एक बार स्ट्रक्चर देखिए। वर्ग 2 का स्ट्रक्चर क्या है? वर्ग 2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। वो चेंज क्या है देखिए, थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। देखिए वर्ग 2 के लिए अगर आप देखेंगे तो वर्ग 2 मतलब शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना। यहां पर भी कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा। समय यहां पर भी 3 घंटे का रहेगा। पहला भाग वही है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न। दूसरा सामान्य हिंदी, 25 प्रश्न। तीसरा सामान्य अंग्रेजी, 25 प्रश्न। चौथा गणित और विज्ञान, यहां पे चेंज हुआ है, गणित और विज्ञान मिला करके 30 प्रश्न। यहां पर चेंज हुआ है सामाजिक अध्ययन 20 प्रश्न, कंप्यूटर 10 प्रश्न सेम है, सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न सेम है। ये दोनों भाग में चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। गणित और विज्ञान हो गया यहां पे, और पर्यावरण की जगह यहां सामाजिक अध्ययन हो गया है। ये स्ट्रक्चर है शिक्षक का। अच्छा, इसमें गणित और विज्ञान वाले कितने लोग हैं? गणित और विज्ञान वाले आप लोग, और बाकी आप लोग एसएसटी वाले हैं, ठीक। अभी अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे 2023 में जो एग्जाम हुआ और 2019 में जो एग्जाम हुआ, थोड़ा स्ट्रक्चर को समझना। अगर मैं सहायक शिक्षक की बात करूं तो सहायक शिक्षक का तो एकदम फिक्स है, इसमें कोई विषय की बाध्यता नहीं है। इसमें कोई विषय की बाध्यता नहीं है, ये तो एकदम फिक्स है। मतलब आप चाहे गणित और विज्ञान वाले हों, चाहे आप एसएसटी वाले हों, इसमें विषय की बाध्यता ऐसा कुछ है नहीं। इसमें तो आपको सभी बच्चों को एक ही पेपर देना होगा, यही पेपर। इसमें कोई ऐसा चॉइस नहीं है कि आप गणित और विज्ञान वाले हैं तो इसमें कोई सेक्शन नहीं देना है या देना है, या फिर आप एसएसटी वाले हैं तो कोई सेक्शन देना है नहीं देना है, इसमें कोई चॉइस नहीं होता। जैसे आप टेट का एग्जाम भी देते होंगे, अगर टेट का एग्जाम दिए होंगे वर्ग 3 के लिए, उसमें कोई चॉइस नहीं होता है, विषय की बाध्यता नहीं होती उसमें। आप किसी भी विषय से पढ़े हो, आपको अगर वर्ग 3 के लिए तैयारी करनी है, वर्ग 3 का टेट का एग्जाम भी आपने देखा होगा, तो वर्ग 3 का जो टेट का एग्जाम होता है, इसमें सारी चीजें एकदम फिक्स रहती हैं कि 30 प्रश्न सीडीपी के, 30 हिंदी के, 30 अंग्रेजी के, 30 गणित के और 30 पर्यावरण के, एकदम फिक्स है इसमें। तो अगर आगे चल के विषयवार एग्जाम हुआ, जो कि बोल भी रहे थे कि विषयवार भर्ती हो सकता है, अगर विषयवार भर्ती हुआ भी तो वर्ग 3 में तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। वर्ग 3 वाले बच्चे जो हैं, चाहे वो गणित और विज्ञान वाले हो, चाहे एसएसटी वाले हो, मैटर नहीं करता। वो वर्ग 3 के लिए तो सभी के लिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा कि टेट में रहता है। टेट में 30 प्रश्न आते हैं सीडीपी के, 30 हिंदी, 30 अंग्रेजी, 30 गणित और 30 आते हैं पर्यावरण के। 150 प्रश्न ये फिक्स रहते हैं, सभी के लिए 150 प्रश्न यही फिक्स रहते हैं।
तो अगर आगे चल के विषयवार भर्ती हुआ जो कि बोला जा रहा था, तो वर्ग 3 का तो पेपर सभी बच्चों को सेम ही देना होगा। जो भी वर्ग 3 के लिए एलिजिबल होंगे, जिन्होंने डीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, जो वर्ग 3 के लिए एलिजिबल होंगे उनको तो एक ही पेपर देना होगा सभी बच्चों को। विषयवार भर्ती हो ना हो, वर्ग 3 वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वर्ग 2 में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, वर्ग 2 में क्या संभावना बन सकती है। वर्ग 2 में संभावना क्या बनेगी, ध्यान से समझना। वर्ग 2 का टेट का पेपर अगर आप दिए हैं तो आपको पता होगा कि इसमें 30 प्रश्न सीडीपी के होते हैं, 30 इंग्लिश के, 30 हिंदी के, 90 ये हो गए। अब एसएसटी वालों को 60 प्रश्न एसएसटी के सॉल्व करने होते हैं। गणित और विज्ञान, मैथ्स और साइंस वालों को 60 प्रश्न मैथ्स और साइंस के सॉल्व करने होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा टेट में। ये कंपलसरी होता है, 30 सीडीपी, 30 हिंदी, 30 इंग्लिश। एसएसटी वालों को 60 प्रश्न एसएसटी के, मैथ्स और साइंस वालों को 60 प्रश्न मैथ्स और साइंस के। अब अगर मान लीजिए विषयवार भर्ती हुआ, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि विषयवार भर्ती हुआ, विषयवार भर्ती के हिसाब से अगर एग्जाम हुआ, तो वर्ग 2 में थोड़ा मोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। वो चेंजेस क्या हो सकता है कि जैसे टेट होता है ना, वैसा ही कुछ ऑर्गेनाइज कर सकता है एग्जाम को, अगर विषयवार भर्ती किया तब। 2019 और 2023 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 2019-2023 सभी को यही कॉमन पेपर देना था। अगर आप एसएसटी से हैं तो भी आपको यही पूरा स्ट्रक्चर देखना था एग्जाम में, अगर आप मैथ्स और साइंस से हैं तो भी आपको यही स्ट्रक्चर पूरा देखना था। तो 2019 और 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सभी के लिए वर्ग 2 में कॉमन पेपर था। कॉमन पेपर ये था जहां पे सीडीपी के 30 प्रश्न थे, हिंदी के 25, इंग्लिश के 25, गणित और विज्ञान के 30, सामाजिक अध्ययन के 20, कंप्यूटर के 10, सामान्य ज्ञान के 10। तो 2019 और 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें सभी के लिए कॉमन पेपर था। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो भी आपको यही पेपर देना है, मैथ्स और साइंस वाले हैं तो भी आपको यही पेपर देना है। लेकिन इस बार ऐसा विषय जो विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा कहना था कि विषयवार भर्ती हो सकता है आगे आने वाले शिक्षक भर्ती में। विषयवार भर्ती होगा तो पेपर को भी थोड़ा सा विषयवार सेट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, विषयवार सेट किया, तो फिर संभावना क्या बनेगी, गणित और विज्ञान वालों को गणित और विज्ञान ही पढ़ना पड़ेगा और एसएसटी वालों को केवल एसएसटी ही डील करना पड़ेगा। अगर ऐसी संभावना बनी तब की बात है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सभी के लिए कॉमन पेपर रहेगा। सभी के लिए कॉमन पेपर रहने से फायदा क्या हो रहा है, देखिए गणित और विज्ञान वालों को 30 प्रश्न गणित और विज्ञान के डील करने हैं, एसएसटी वालों को भी 20 और ये 10, 30 प्रश्न एसएसटी के डील करने हैं, क्योंकि पूरा सामाजिक अध्ययन मतलब एसएसटी ही है, सामान्य ज्ञान का मतलब एसएसटी ही है। तो यहां पर बैलेंस है, 30 प्रश्न गणित और विज्ञान के हैं और 30 प्रश्न देख सकते हैं एसएसटी के। तो बहुत सारे विशेषज्ञों का यह कहना है कि कॉमन पेपर ही मिलेगा आने वाले समय में भी, चाहे आप एसएसटी के हो, चाहे आप मैथ्स और साइंस के हो, क्योंकि सिलेबस 9th 10th का रहता है। 9th 10th तक सभी ने एसएसटी भी पढ़ा है, सभी ने मैथ्स और साइंस भी पढ़ा है। तो विषय आप देख सकते हैं क्या क्या है, संभावना क्या क्या हो सकती है, वो सारी बातें कर रहा हूं मैं। अभी आपके सामने जो स्ट्रक्चर है आप इसके हिसाब से तैयारी करिए, अभी आप कॉमन तैयारी करिए। अभी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर गणित और विज्ञान वाले हैं तो गणित और विज्ञान भी पढ़िए, एसएसटी भी पढ़िए। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी भी पढ़िए, गणित और विज्ञान को भी साथ में लेके चलिए। अभी आप सोचेंगे कि मैं गणित और विज्ञान वाला हूं तो गणित और विज्ञान ही पढ़ूंगा, एसएसटी वाला हूं तो एसएसटी ही पढ़ूंगा, ऐसा करना थोड़ा घातक हो सकता है आगे जाके, क्योंकि फिक्स कुछ नहीं है, अभी किसी को जानकारी नहीं है स्पष्ट कि क्या सिलेबस रहेगा। पहली बात तो सिलेबस की ही जानकारी नहीं है किसी को, कि जो 100 प्रश्न होंगे आगे जाके कन्वर्ट होंगे 150 प्रश्न 100 में, तो उन 100 प्रश्नों में किसका वेटेज कितना रहेगा, पहली बात तो यही जानकारी किसी को नहीं है, वो व्यापम ही बताएगा। बहुत सारे लोग संभावनाएं बता देंगे आपको कि हिंदी इंग्लिश को थोड़ा कम कर देगा, संभावना बताएंगे कि हिंदी इंग्लिश को थोड़ा कम कर देगा, और संभावना किस आधार पे बताएंगे, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के आधार पे। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम 150 प्रश्नों से 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया था, तो आप देखेंगे 150 प्रश्नों में हिंदी के 10 प्रश्न थे, यहां पे 5 हो गए थे, इंग्लिश के 10 थे, यहां पे 5 हो गए थे, छत्तीसगढ़ के 20 प्रश्न थे, यहां 5 हो गए थे, गणित के 20 थे, यहां 25 हो गए थे, कंप्यूटर के 50 थे, यहां 30 हो गए थे।
तो व्यापम ही बता पाएगा। उसका संभावना अपन नहीं लगा सकते कि किसको कितना रखेगा, क्योंकि एकदम आश्चर्य वाली बात थी। छत्तीसगढ़ को 20 से सीधे 5 कर दिया था, हिंदी को 10 से 5 कर दिया था, अंग्रेजी को 10 से 5 कर दिया था, गणित को 20 से 25 कर दिया था। ये और आश्चर्य वाली बात थी कि 150 प्रश्नों में गणित के 20 प्रश्न दे रहा था और 100 प्रश्नों में उसको 25 कर दिया था। तो व्यापम क्या करेगा वो व्यापम ही जाने, अपन फिक्स नहीं बता सकते कि नया जो सिलेबस रहेगा 100 प्रश्नों का वो क्या रहेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि यही विषय रहेंगे, बस किसी का वेटेज कम किसी का ज्यादा दिखेगा आपको, विषय यही रहेंगे। वर्ग 3 में भी आप देखेंगे तो विषय यही रहेंगे, ये वर्ग 3 का देख सकते हैं, वर्ग 3 में भी विषय जो है यही रहेंगे, बस वेटेज ऊपर नीचे करेगा। 100 प्रश्नों का सिलेबस तैयार करेगा ये तो कंफर्म है। अब 100 प्रश्नों का सिलेबस तैयार करेगा तो विषय सारे यही रहेंगे, बस किसी के वेटेज को कम किसी के वेटेज को ज्यादा रखेगा। गणित का वेटेज अच्छा खासा रहेगा ये मान के चलिए, क्योंकि व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें गणित का वेटेज बहुत शानदार रहता है, तो गणित का वेटेज अच्छा ही रहेगा ये मान के चलेंगे आप। तो देख सकते हैं जो वर्ग 3 का पेपर देंगे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले जो भी वर्ग 3 का पेपर देंगे, देख सकते हैं वर्तमान में ये स्ट्रक्चर आपके पास है 150 प्रश्नों का, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न, हिंदी 25, अंग्रेजी 25, गणित 30, पर्यावरण 20, कंप्यूटर 10 और सामान्य ज्ञान 10। टेट की बात करेंगे, वर्ग 3 के टेट के लिए आपको सीडीपी 30 नंबर का मिलता है, हिंदी 30, अंग्रेजी 30, गणित 30 और पर्यावरण 30। ये टेट की बात हो गई। तो टेट तो यही रहेगा, टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करने की पूरी संभावना है। अब 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा वो व्यापम में डिसाइड करेगा। विषयवार भर्ती हुआ तो वर्ग 3 वालों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वर्ग 3 में सभी को कॉमन पेपर ही देना होगा। वर्ग 2 का समराइज कर दे रहा हूं, देख सकते हैं आप। तो वर्ग 2 की अगर मैं बात करूं तो वर्ग 2 का ये वर्तमान में स्ट्रक्चर अपने पास है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न, हिंदी का 25 प्रश्न, अंग्रेजी का 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान मिला के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन 20 प्रश्न, कंप्यूटर का 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न। टेट की बात की जाए तो सीडीपी 30, हिंदी 30, अंग्रेजी 30, एसएसटी वालों को 60 प्रश्न एसएसटी का डील करना होता है, मैथ्स और साइंस वालों को 60 प्रश्न मैथ्स और साइंस का डील करना होता है। टेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टेट जब भी होगा यही पैटर्न रहेगा। विषयवार भर्ती हुआ और कुछ परिवर्तन किया तो हो सकता है कि गणित और विज्ञान वालों को गणित और विज्ञान ही देना पड़े, एसएसटी वालों को एसएसटी ही देना पड़े, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है। मेरे ख्याल से जितना हमने पता किया है वो सभी के लिए कॉमन पेपर ही सेट करेगा, सभी के लिए। 2019 और 23 में भी यही कॉमन पेपर सभी के लिए था, बस इसको 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा तो कौन कितने नंबर का होगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करने की पूरी संभावना तो दिख रही है, क्योंकि हर एग्जाम को किया है, खासकर वार्डन का एग्जाम देख करके ये कंफर्म लग रहा है कि 150 से 100 में कन्वर्ट करेगा ही वो। व्यापम बता देगा, सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस में परिवर्तन नहीं रहता है, उसका वेटेज कम ज्यादा करेगा बस वो। तो गणित विषय आप लोग का मैं डील करूंगा जिसका वेटेज बड़ा है, देख सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में, चाहे वर्ग 3 हो चाहे वर्ग 2 हो, दोनों में सिलेबस आप देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, सारी बातचीत करूंगा। तो गणित विषय आप लोग का डील करूंगा मैं। अब बात यह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी कब, ऐसा कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा कब होगी इसके बारे में तो किसी को कंफर्म जानकारी है नहीं, देखो कि होगी कब, लेकिन यह संभावना बन गई क्योंकि रिक्त पदों की भी जानकारी सामने आई थी। अभी रिक्त पदों की जानकारी भी शासन ने दी है, तो रिक्त पदों की जानकारी भी सामने आई है, तो ये तो संभावना लग रही है कि अब कहीं ना कहीं सरकार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में सोच रही है। तभी रिक्त पदों की जानकारी भी सामने आई है, और भाषण में भी, बजट में भी कहा गया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा मतलब स्कूलों में कॉलेजेस में शिक्षकों की भर्ती करेंगे हम। तो तैयारी करिए क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, और मेरा ये सजेशन रहेगा कि थोड़ा कॉमन तैयारी भी कर सकते हैं आप, क्योंकि 12वें महीने में अमीन पटवारी का पेपर भी है, उसके लिए तो सभी लोग एलिजिबल रहेंगे आप, क्योंकि 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता है उसमें, तो उसके लिए सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। तो थोड़ा कॉमन तैयारी का भी फंडा अपना सकते हैं, जिससे समय आपका खराब भी नहीं होगा। वैसे तो पढ़ाई कभी व्यर्थ जाती नहीं है, आप अगर पूरे सिलेबस को भी देखेंगे तो 6-7 महीना कम से कम लगता है सिलेबस को तैयार करने में, कम से कम 6 से 7 महीना लगता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा भी सर दिखाई नहीं दे रही है, दूर है, अगले साल होने की संभावना है, तो
कॉमन तैयारी का फंडा भी अपना सकते हैं आप। अमीन पटवारी का एग्जाम को भी साथ साथ देख सकते हैं। मैंने पहले भी बच्चों को बताया है कि अभी कुछ बच्चे हॉस्टल वार्डन के ऐसे थे जिनके साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा के बच्चे बैठते थे और उनको मैथ्स पढ़ाता था मैं। मर्ज होके बैठते थे बच्चे, वार्डन वाले भी और शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले भी। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो तैयारी करने वाले बच्चे थे उन सब बच्चों को मैंने बोला था कि वार्डन की ओर थोड़ा सा झुकाव करो अपना, क्योंकि वार्डन का सिलेबस आपने देखा होगा ऑलमोस्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा में सब पढ़ते हैं आप सीडीपी पढ़ते हैं इतना वृहद रूप में। यहाँ पे वहां पे बाल मनोविज्ञान था 10 प्रश्न का, कंप्यूटर यहाँ पढ़ते ही हैं पूरा, वहां पे 30 प्रश्न था कंप्यूटर का। गणित यहाँ इतना वृहद रूप में पढ़ते हैं, वहां पे गणित था 25 प्रश्न, एकदम छोटा सा सिलेबस। हिंदी यहाँ पढ़ते हैं वहां 5 प्रश्न था, अंग्रेजी यहाँ पढ़ते हैं वहां 5 प्रश्न था, यहाँ छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं वहां 5 प्रश्न था, यहाँ इंडियन जीएस पढ़ते हैं वहां 15 प्रश्न था, यहाँ करंट अफेयर पढ़ते हैं वहां भी करंट अफेयर का 5 प्रश्न था। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला था कि इस साल शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं आ रही है तो वार्डन की ओर थोड़ा सा फोकस करो। इससे होगा ये कि 3-4 महीना आपका पढ़ते पढ़ते निकलेगा, दूसरे बच्चों से आगे ही रहेंगे आप, और निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। 3-4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वार्डन का एग्जाम निकाला था शिक्षक भर्ती परीक्षा के बैच के। तो जो शिक्षक भर्ती बैच के थे वार्डन का एग्जाम निकाल के बैठे थे वो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम वार्डन का एग्जाम देंगे, निकालना तो दूर की बात है। और वो शिक्षक भर्ती बैच के थे, उसके बावजूद वार्डन का एग्जाम निकाले। कुछ बच्चे 65 नंबर 70 नंबर ला के बाहर हुए तो उनके मन में एक आत्मविश्वास जग गया कि नहीं अब आगे चल के एग्जाम तो निकाल लेंगे हम, कोई भी एग्जाम सामने आएगा। और जो लग के तैयारी किए 3-4 महीना वो दूसरे बच्चों से आगे ही हैं। शिक्षक भर्ती का जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से आगे ही है, क्योंकि उन्होंने 3-4 महीना लग के तैयारी किया है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा थोड़ा दूर है, सिलेबस इतना बड़ा है ना इसका कि आप इसके साथ साथ अमीन पटवारी को भी देख सकते हैं। अमीन पटवारी का अगर सिलेबस देखेंगे ना 150 प्रश्न आते हैं वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है उसको 100 में कन्वर्ट करेगा कंफर्म है। तो 150 में से 30 प्रश्न है गणित के, और गणित का उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे कवर नहीं करना है। 15 रीजनिंग के हैं, रीजनिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, बस 10 हिंदी का है पूरा हिंदी मिलेगा, 10 अंग्रेजी का है पूरा अंग्रेजी मिलेगा आपको यहाँ पे, 35 इंडियन जीएस का है पूरा इंडियन जीएस मिलेगा आपको, 15 छत्तीसगढ़ जीएस है पूरा छत्तीसगढ़ जीएस मिलेगा आपको यहाँ पे, 15 करंट अफेयर पूरा करंट अफेयर मिलेगा आपको यहाँ पे, 20 कंप्यूटर का पूरा कंप्यूटर मिलेगा आपको यहाँ पे। रीजनिंग छोड़ के अमीन पटवारी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप इसमें नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग को छोड़ दीजिए बस, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे आप। तो कॉमन तैयारी का फंडा अपना सकते हैं कि आप उन विषय को थोड़ा पकड़ के चलिए जो कि दोनों में कॉमन है। इससे ये होगा कि आपके सामने 2-3 एग्जाम के रास्ते खुल जाएंगे, और फोकस्ड कर करके पढ़ेंगे ना तो दूसरे बच्चों से आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि सर मैं भटकाव की स्थिति में जा रहा हूं, भटकाव नहीं होगा, सेम सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है। अमीन पटवारी जो निकालेगा गारंटीड है कि वो शिक्षक भर्ती तो निकाल ही लेगा यार। अमीन पटवारी के 50 पद हैं और एक पढ़ने का जज्बा तो आएगा अंदर में कि नहीं यार एग्जाम सामने है, तैयारी करना है। 300 पद थे वार्डन में भी, ऐसा नहीं कि वार्डन में बहुत ज्यादा पद थे, तो भी शिक्षक भर्ती बैच के 3-4 बच्चे अगर निकाल सकते हैं तो बिल्कुल मैं तो यही सजेशन दूंगा कि कॉमन तैयारी पकड़ के चलिए। गणित को पढ़िए डेली, जीएस अभी लगाएंगे आपका एक विषय जीएस पढ़िए, सीडीपी को अलग से थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहिए साथ साथ में, क्योंकि सीडीपी का शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा वेटेज है। तो थोड़ा कॉमन तैयारी का फंडा भी अपना सकते हैं, जिससे आपका ऐसा समय भी आपको लग रहा है कि खराब ना हो और दूसरे एग्जाम्स का रास्ता भी दिखेगा आपको। ऐसे बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा चलो ये लग तो रहा है कि अब होगी, क्योंकि थोड़ा सुगबुगाहट उसका तेज हो गया है। बहुत सारे लोग डाल भी रहे हैं कि शिक्षक भर्ती की संभावना प्रबल है थोड़ा, लेकिन जितना भी प्रबल हो मेरे को लगता नहीं कि अगले साल जनवरी फरवरी मार्च से पहले हो पाएगा। मेरे को लग रहा है कि अगले साल जनवरी फरवरी तक जाएगा ही मैटर ये, क्योंकि अभी तो विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है, रिक्त पदों की संख्या बस आई है, कितने पदों पर भर्ती करेंगे, और मेरे को जहां तक संभावना लग रहा है कि टेट का आयोजन भी करेंगे उससे पहले, एक बार प्रेशर पड़ेगा इनके ऊपर तो टेट का आयोजन भी करेंगे, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि हर साल 2 बार टेट कराइए आप अपने राज्य में, तो टेट का आयोजन भी करेंगे। तो फिर शिक्षक भर्ती में थोड़ा समय तो है, तो जब तक कॉमन तैयारी करिए। और शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस इतना बड़ा है ना, आप देख सकते हैं इतना बड़ा सिलेबस है कि आप आराम से इस सिलेबस को कवर करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स के रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम्स के रास्ते। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस इतना बड़ा है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको, सब कुछ तो है इसमें, कंप्यूटर है, लैंग्वेज है, मैथ्स है, इंडियन जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस है, सब कुछ पढ़ना है इसमें आपको। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए और दूसरे एग्जाम्स को भी थोड़ा देखिए साथ साथ में, कॉमन तैयारी का फंडा अपनाइए।
मैं आप लोग का मैथ्स का जो विषय है वो डील करूंगा। मैथ्स का जो विषय है उसको देखते हैं। चलिए एक बार, यहां तक किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन में? पूछेंगे इधर, बताइए कुछ मन में चल रहा है किसी के? 10 जून 2023 वाला एग्जाम दिए थे क्या? पिछला शिक्षक भर्ती दिए थे? दिए थे। कहां पे परेशानी आई थी उसमें? अच्छा, ये भी समस्या आई थी कि पेडागोजी पूछा ही नहीं था उसमें। ये भी एक समस्या आई थी उसमें। मतलब सीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गणित में गणित का पेडागोजी नहीं पूछा था, हिंदी में हिंदी का पेडागोजी नहीं पूछा था, इंग्लिश में इंग्लिश का पेडागोजी नहीं पूछा था। ये भी थोड़ी समस्या आई थी उस एग्जाम में। जैसे गणित की बात करूं तो सहायक शिक्षक वाले बच्चे एकदम प्रिपेयर थे कि 30 में से 12-13 प्रश्न गणित के पेडागोजी का पूछेगा, एक भी नहीं पूछा। शिक्षक की बात करूं तो 15 में से 3-4 प्रश्न पेडागोजी का आएगा, एक भी नहीं पूछा था। ना हिंदी का पेडागोजी पूछा, ना इंग्लिश का पेडागोजी पूछा। समझ आ रहा है? ये भी एक समस्या आई थी। और किस विषय में समस्या लगी आप लोग को? कौन सा विषय नहीं बना? अच्छा, 2023 में तो सहायक शिक्षक भी दिए होंगे ना? दिए होंगे। बीएड किए हैं आप सब? बीएड किए हैं। डीएड कोई नहीं किया इसमें से? तो आप वर्ग 3 के लिए भी तो एलिजिबल है ना? डीएलएड कोई किया है क्या? आप ही किए हैं डीएलएड, मतलब आप वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें तो बीएड वाले भी सहायक शिक्षक दिए थे। अब तो लग रहा होगा अच्छा हुआ नहीं छुआ। अब तो ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा ही हुआ सहायक शिक्षक में नहीं हुआ। भानु प्रताप बात करेंगे उस पे। सूर्य प्रकाश गणित की चिंता मत करिए, उसमें देखेंगे अपन, गणित बनेगा आप लोग से। लकी, ठीक, देखते हैं, बात करेंगे उस पे। चलिए गणित विषय की बात करते हैं। गणित में क्या क्या है सिलेबस में देखते हैं। देखना सिलेबस कितना बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, इतना बड़ा सिलेबस है। थोड़ा ध्यान से देखना सिलेबस को। पहले वर्ग 3 के सिलेबस की बात कर रहा हूं, देख लीजिए वर्ग 3 की जितनी भी चीजें हैं वो सब वर्ग 2 में मिल जाएंगी आपको। तो वर्ग 3 की बात कर रहा हूं, पहले सहायक शिक्षक के गणित की बात कर रहा हूं। सहायक शिक्षक में गणित के पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। अब इन 30 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब भी कुछ डिफाइन नहीं किया है। गणित का सिलेबस आपको दिखा रहा हूं मैं। चलिए गणित का सिलेबस को देखना। वर्ग 3 के सिलेबस की बात कर रहा हूं पहले। इकाई 1 और इकाई 2 ये पूरा गणित का पेडागोजी है। पूरा पूरा गणित का पेडागोजी है, गणित का शिक्षण शास्त्र। गणित आप सीखेंगे पहले तो, गणित होता क्या है, समझ आ रहा है? गणित को कैसे सीखा जाता है, गणित सीखने के कितने तरीके हैं, गणित के अलग अलग जो सिद्धांत हैं, गणित की अलग अलग परिभाषाएं हैं, गणित के जो नियम हैं, गणित की जो प्रकृति है, बहुत सारी बातचीत है। तो ये पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र है। गणित का शिक्षण शास्त्र देख सकते हैं, इकाई 1 और इकाई 2 ये पूरा पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र है। अब यहां से 2023 में एक भी प्रश्न नहीं आया था, एक भी प्रश्न नहीं आया था। ये वर्ग 3 के सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो गणित में यहां से एक भी प्रश्न नहीं आया था, ना तो इकाई 1 से ना इकाई 2 से। दोनों ही इकाई गणित के पेडागोजी की है। इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। गणित के अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग मॉडल देखा होगा आपने, सुना होगा ना प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, बैंकिंग मॉडल होता है, रचनात्मक मॉडल होता है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। समझ आ रहा है? ये सब पढ़ेंगे। मूर्त अवधारणा क्या होती है, अमूर्त अवधारणा क्या होती है, आगमन पद्धति क्या होती है, निगमन पद्धति क्या होती है, और थोड़ा व्यवहारिक तरीके से सीखेंगे। बहुत ज्यादा रटने पर विश्वास नहीं करेंगे, थोड़े व्यवहारिक एग्जांपल्स दे दे के इसको सीखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए एक्चुअल में आगमन क्या होता है, निगमन क्या होता है। बच्चे रटने में ज्यादा जोर देते हैं, मतलब बच्चे निगमन के साइड ज्यादा झुकाव रखते हैं। निगमन का मतलब ही क्या है? निगमन का मतलब ही तो रटना हो गया यार। निगमन का मतलब ही तो रटना है देखा जाए तो। आगमन जो है, आगमन पद्धति से आपको पढ़ाई करनी है। अगर देखा जाए तो हर विषय को आगमन पद्धति से पढ़ना है। क्या होता है आगमन पद्धति, जानते हैं क्या? क्या होता है आगमन पद्धति? याद है कुछ कि भूल गए सब? आगमन क्या होता है? उदाहरण से, उदाहरण से सूत्र की ओर, ऐसा नियम सूत्र की ओर, ऐसा। आगमन ज्यादा स्थायित्व रखता है कि निगमन? वर्तमान की शिक्षण पद्धति कैसी है स्कूलों में? निगमन। आगमन का मतलब क्या होता है? आप अपने
अनुभवों, अपने तथ्यों, उदाहरणों की सहायता से कहां पहुंचेंगे? सूत्र तक पहुंचेंगे, नियम तक पहुंचेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ाना स्टार्ट किया, मान लो मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ाना स्टार्ट किया और आते ही बोला चलो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। चलो अब पहला प्रश्न लिखो, दूसरा प्रश्न लिखो, तो ये कौन सी पद्धति हो गई? निगमन हो गई। समझ आ रहा है? मैंने आपको एक सूत्र लिखवा दिया साधारण ब्याज का, अब उसके तहत अपन उदाहरणों को डील कर रहे हैं। ये हो गई निगमन पद्धति, मतलब सूत्र से उदाहरण की ओर जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? मैंने आपको एक सूत्र लिखवा दिया, साधारण ब्याज का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला साधारण ब्याज का सूत्र लिखो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। चलो इसमें क्वेश्चंस डील करते हैं। अब मूलधन के प्लेस पे मूलधन रखना, दर के प्लेस पे दर, समय के प्लेस पे समय बटा 100 कर देना। दूसरा तरीका क्या है? मैंने आपको प्रतिशत पहले पढ़ा दिया, मैंने आपको पहले प्रतिशत पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 1000 रुपया उधारी दिया 10% वार्षिक दर पर। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि 1000 रुपया मैं आपको उधारी दे रहा हूं 10% वार्षिक दर पर। 1000 रुपया मैंने आपको उधारी दिया 10% वार्षिक दर पर। वार्षिक दर का मतलब क्या होता है? एक वर्ष में ब्याज कितना बनेगा? 10%। 1000 रुपया मैंने आपको उधारी दिया 10% वार्षिक दर पर, तो आप बोलेंगे कि सर एक साल में कितना ब्याज पटाऊंगा मैं? 1000 का 10%, यानी कितना ब्याज पटाऊंगा? 100 रुपया। एक साल में कितना ब्याज पटाऊंगा? 1000 का 10%, क्योंकि 10% क्या है? वार्षिक दर है। तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा? एक साल का ब्याज कितना? 100। अगले साल फिर से कितना पटाएंगे? तो अगले साल फिर से 1000 का 10%, यानी कितना? 100। अगले साल फिर से कितना पटाएंगे? तो आप बोलेंगे अगले साल फिर से 1000 का 10%, यानी कितना? 100। हर साल आप मुझे कितना रुपए ब्याज पटाएंगे? 100 रुपया। अब मैं बोला कि सर हर साल 100 रुपया ब्याज पटा रहा हूं, तो 3 साल का ब्याज अगर मुझे बताना है तो मैं सीधे क्या बोलूंगा? 1000 का 10%, ये एक साल का है सर, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, ये कितने साल का हो गया? 3 साल का। जैसे एक संतरे का मूल्य अगर 6 रुपए है, तो 20 संतरे का मूल्य बताने के लिए आप क्या करते हैं? 20 इंटू 6 करते हैं ना। 19 संतरे का मूल्य बताने के लिए आप क्या करते हैं? 19 इंटू 6 करते हैं। 10 संतरे का मूल्य बताने के लिए आप क्या करते हैं? 10 इंटू 6 करते हैं। वैसे ही आप देख पा रहे हैं हर साल का ब्याज क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जैसे हर संतरे का मूल्य कितना रुपया है? 6 रुपया। हर संतरे का मूल्य 6 रुपया है, तो एक संतरे का मूल्य 6, तो 20 का निकालने के लिए 20 इंटू 6, 19 का निकालने के लिए 19 इंटू 6, 10 का निकालने के लिए 10 इंटू 6। वैसे ही आपने बोला हर साल का ब्याज कितना आ रहा है? 100 रुपया। 1000 का 10% 100 रुपया, 1000 का 10% 100 रुपया, 1000 का 10% 100 रुपया। हर साल का ब्याज कितना आ रहा है? 100 रुपया। तो आपने बोला कि सर 3 साल का मुझे बताना है, तो मैं एक एक साल का निकाल के तीनों को जोड़ूंगा तो लेंदी काम हो रहा है। मैं सीधे क्या करूंगा? 1000 का 10% लिखा, ये कितने साल का ब्याज हो गया? एक साल का। हर साल का तो सेम है, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, 3 साल का एक साथ कितना मिल गया? 300। यही से फॉर्मूला निकाल लिया सर मैंने। ये क्या है? मूलधन, ये क्या है? दर, ये क्या है? समय, ये क्या है? 100। समझ आ रहा है? तो यही से मैंने एक फॉर्मूला निकाला साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये कौन सी पद्धति हो गई? आगमन। अपने अनुभवों, अपने तथ्यों, जो पुरानी जानकारी आपने सीखी है उसके तहत आप कहां जा रहे हैं? एक फॉर्मूले तक जा रहे हैं। इस पद्धति को क्या बोलेंगे? आगमन पद्धति। समझ आ रहा है? इस प्रकार से थोड़ा डील करेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को बाद में पढ़ाया जाता है ताकि आपको पहले जानकारी तो हो गणित के चैप्टर्स की, उनका मैं यूज कर पाऊं, तब आप आगमन निगमन ये सबको एकदम व्यवहारिक तौर पे सीखना है। ये देखो इससे हुआ क्या आपने, और बचपन में ये भी पढ़े होंगे आप कि समय हमेशा किसमें होता है? वर्ष में। ऐसा रटे होंगे। क्यों वर्ष में होता है? समझ में आ रहा है सर? क्यों? क्योंकि सर ये एक साल का ब्याज है, तो मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वो भी किसमें होना चाहिए? वर्ष में। ये एक साल का ब्याज है सर, दर वार्षिक है, मतलब ये एक साल का ब्याज है, तो मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वो भी किसमें होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। इसीलिए हमेशा समय किसमें रटते हैं अपन? वर्ष में रटते हैं। तो ये जो पद्धति है, मैं ऐसे आपको पूरा समझाया, प्रतिशत का यूज किया, अनुभवों का यूज किए, अपन तथ्यों का यूज किए, और फाइनली अपन एक फॉर्मूले तक पहुंचे। इस पद्धति को क्या बोलेंगे अपन? इस पद्धति को बोलेंगे अपन आगमन पद्धति।
अब आपके सामने दो पद्धति में रखा, डिफरेंशिएट खुद से कर लेंगे आप। ज्यादा स्थायित्व तो कौन देगा, ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में कौन बैठेगा, आगमन। समझ आ रहा है, ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में कौन बैठेगा, आगमन बैठेगा। वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है, वैज्ञानिक पद्धति आगमन। रिसर्च कर रहे हैं अपन, वैज्ञानिक पद्धति मतलब रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं फॉर्मूले की, तो वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है, आगमन। लेकिन एक प्रश्न ये पूछता है हमेशा कि वर्तमान में कौन सी शिक्षण पद्धति चल रही है, तो उसको अपन निगमन मारते हैं, क्योंकि जनरली स्कूलों में इतना नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूलों में सीधे फॉर्मूला लिखते हैं, बच्चे फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो ऐसे सीखेंगे अपन आगमन पद्धति को, निगमन पद्धति को। मूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा, जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कि उड़ान ये जो संस्थान है, इसमें इसकी मूर्त प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, मूर्त प्रॉपर्टीज, मूर्त संपत्तियां कौन कौन है इसमें। ये उड़ान मान लो एक संस्थान है, इसकी मूर्त संपत्तियां आपसे पूछूं, मूर्त संपत्ति, तो मूर्त संपत्ति क्या क्या दिखाई दे रही है आपको। हाँ समझ आ रहा है, जैसे ये बोर्ड क्या है, इसकी मूर्त संपत्ति, जिसको मैं भौतिक रूप से अनुभव कर सकता हूं। ये क्या है, पोडियम क्या है, मूर्त है। ये टीवी, ये कुर्सी, कैमरा, पंखा, ये सब क्या है, मूर्त संपत्ति। ये बिल्डिंग क्या है, इसकी मूर्त संपत्ति है, जिसका मैं भौतिक रूप से अनुभव कर सकता हूं। अमूर्त संपत्ति क्या है, अमूर्त संपत्ति क्या है उड़ान का, बताओ। अमूर्त का मतलब क्या, जिसका मैं भौतिक रूप से अनुभव नहीं कर सकता। तो क्या है अमूर्त संपत्ति उड़ान का, क्या, नॉलेज। हाँ, अमूर्त संपत्ति क्या है, उड़ान का जो नाम है, समझ आ रहा है, उड़ान का जो ब्रांड नाम है, उड़ान, उड़ान के फैकल्टीज का जो नाम है, जिनके नाम पे बच्चे आ रहे हैं, उड़ान के नाम पे जो बच्चे आ रहे हैं, उड़ान की क्या है, अमूर्त संपत्ति। जैसे मान लो कोई बच्चा मेरे को पसंद कर रहा है कि हाँ इनसे मैथ्स पढ़ना है, तो मेरे मैथ्स के नाम पे अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है, तो मेरा नाम जो है वो क्या है, इस कोचिंग की अमूर्त संपत्ति, जिसका भौतिक अनुभव आप नहीं कर सकते, लेकिन संपत्ति में है वो। सुधीर सर से हिंदी पढ़ना है, उनके नाम से कोई बच्चा अगर आ रहा है यहाँ पे, तो वो जो नाम है वो क्या है, अमूर्त संपत्ति। उड़ान का जो नाम है, उड़ान, उड़ान के नाम से तो आए हैं आप, उड़ान का नाम है जो, वही क्या है, अमूर्त संपत्ति। ऐसे पढ़ेंगे अपन, बहुत आसान है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको रटने बैठ जाते हैं, बच्चे इसको रटने बैठ जाते हैं, इसी कारण से बच्चे इसमें काम नहीं कर पाते ठीक से। तो अपन एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल दे के पढ़ेंगे, 2D 3D के एग्जाम्पल्स बताऊंगा, प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, बैंकिंग मॉडल क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे अपन, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसको, प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आएगी। ये जो एग्जाम्पल से समझाया ना, मैं इसी पैटर्न में आपको पूरा पढ़ाऊंगा मैं, ये जो गणित का शिक्षण शास्त्र है। अच्छा, ये वर्ग 2 में भी मिलेगा पूरा आपको, देखना अभी तो फिलहाल मैं वर्ग 3 की बात कर रहा हूं। वर्ग 3 में इकाई 1 और इकाई 2 आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्या क्या है देखिए, तो आगे देखेंगे तो वही सारे चैप्टर्स हैं जो व्यापम और पीएससी के एग्जाम्स में आपको दिखाई देते हैं। व्यापम और पीएससी के एग्जाम में जो आपको दिखाई देते हैं वही सारे चैप्टर्स हैं। दशमलव प्रणाली है, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, मतलब यूनिट कन्वर्जन देखना है आपको यहाँ पे। इन सब भौतिक राशियों की यूनिट्स का कन्वर्जन देखना है इस चैप्टर में। संख्याएं पढ़नी है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए। गणित अगर आप पढ़ रहे हैं तो संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए, अलग अलग संख्याएं सारी कवर करेंगे। भिन्न में साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, यहां से बार वाले प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा, पिछले बार पूछा भी गया था ऐसा कोई प्रश्न। ये देखिए, ऐसा एक प्रश्न पिछले बार आपने देखा भी होगा, ये पूछा भी गया था, इस प्रकार का एक प्रश्न। आरोही अवरोही क्रम में जमाने वाले प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ऐसे नंबर्स आपको दे दिए रहेंगे, उनको आरोही अवरोही क्रम में जमाओ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे इधर से। आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, तो अगला चैप्टर देखेंगे तो बॉड मास नियम, उन्हीं में जो व्यंजक बनते हैं उनको हल करना है अपन को। वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड विधि, भाग विधि दोनों कवर करनी है। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल, एचसीएफ और एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता ही है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती, औसत पढ़ना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और चैप्टर्स हैं, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, चाल समय दूरी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ और चैप्टर्स में एक एक नियम, समय, कार्य और मजदूरी, क्षेत्रफल और परिमाप, आयतन, ये थोड़ा ज्योमेट्री वाला सेक्शन आ जाता है। लास्ट में समय। इतने चैप्टर्स हैं वर्ग 3 के लिए।
तो वर्ग 3 का देखेंगे तो वर्ग 3 में इतने चैप्टर्स दिखाई देंगे। एक बार वापस से देख लीजिए वर्ग 3 में कितने सारे चैप्टर्स हैं। जो भी वर्ग 3 का तैयारी करेंगे देख सकते हैं। ये पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र, उसके बाद ये पूरे वही चैप्टर्स हैं जो व्यापम पीएससी के एग्जाम्स में बच्चे तैयार करते हैं, वही सारे चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। देख सकते हैं इतना गणित है वर्ग 3 के लिए। वर्ग 2 में तो इसका जस्ट डबल मान लीजिए। वर्ग 2 का गणित देखना कितना सारा है। तो वर्ग 2 में गणित और विज्ञान मिला करके 30 प्रश्न हैं। इसमें गणित कितना सारा पढ़ना है देखना। सबसे पहले ये देख सकते हैं गणित में, ये पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र, वहां जो इकाई 1 और 2 था ना, उसी को मर्ज करके पूरा पूरा एक इकाई बना दिया है। पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र है ये, पूरा पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र। वही सारी चीजें जो बता रहा था मैं। उसके बाद ये सारे चैप्टर्स, ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा चैप्टर्स दिखाई देंगे आपको। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी एक्स्ट्रा दिखाई देगा। घातांक करनी, घातांक के नियम, करनी के नियम एक्स्ट्रा दिखाई देगा। ये सब तो वही है जो उस मतलब वर्ग 3 में लिखा हुआ था, वही सब चीजें हैं। बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वही चीजें हैं। एक्स्ट्रा में देख सकते हैं श्रेणियां, जिसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी दोनों कवर करना है। घातांक और करनी के नियम भी कवर करने हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे चैप्टर्स आपको दिखाई देंगे। ये देखिए ब्याज में यहाँ पे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है, वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था। अनुपात और समानुपात पूरा पढ़ना होगा इसमें। प्रतिशतता है, लाभ हानि भी पढ़ना है, देख सकते हैं। चाल, समय, दूरी है। इसके बाद और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ये देखिए ज्योमेट्री का थोड़ा बड़ा सेक्शन है इसमें। ज्योमेट्री में रेखा, कोण पूरा कवर करना है। त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता कवर करना है। चतुर्भुज और वृत्त कवर करना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 3D आकृतियां भी है, घन, घनाभ भी है, आप देख सकते हैं, बेलन भी है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी कवर करने हैं। तो ज्योमेट्री का सेक्शन इसमें बहुत बड़ा है। वर्ग 2 में ज्योमेट्री का सेक्शन बहुत बड़ा है, इसमें सब कुछ कवर करना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और भी है। ये देखिए ये सांख्यिकी का पोर्शन है, जिसमें पूरा पूरा डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें वृत्तीय चित्र, वृत्तीय चित्र का मतलब क्या होता है, पाई चार्ट। ये देखिए सर्कल का सेक्टर काट के डेटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये पूरा पूरा पढ़ना है। बार ग्राफ, बार ग्राफ का मतलब ये देखिए दंड आलेख, एक्स और वाई एक्सिस में इस प्रकार से दंड आलेख बना करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेखा चित्र, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ का मतलब एक्स और वाई एक्सिस में इस प्रकार से लाइन ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, ये सब भी कवर करना है आपको। बहुत बड़ा सेक्शन है। अब इसमें इतना सारा गणित है कि आप अगर वर्ग 2 के लिए गणित को तैयार कर लिए हैं तो आपको किसी और एग्जाम के लिए अलग से गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे चैप्टर्स कवर करेंगे इसमें आप, सारे चैप्टर्स, सब कुछ है इसमें, लगभग सब कुछ है, देख सकते हैं, कुछ भी इसमें छूटता नहीं है। वापस एक बार एक देख लीजिए ओवरव्यू कि पूरा सिलेबस में क्या क्या है। वर्ग 2 की बात करूंगा तो ये पूरा गणित का शिक्षण शास्त्र है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर्स हैं। इसमें श्रेणियां ये पढ़नी है जो कि वर्ग 3 में नहीं था। घातांक और करनी के नियम वर्ग 3 में नहीं था, ये सब तो फिर भी वर्ग 3 में भी पूछता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं आपको, देख सकते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है, अनुपात, समानुपात है, प्रतिशत, लाभ हानि, समय, दूरी, सब कुछ है इसमें, देख सकते हैं। ज्योमेट्री का सेक्शन बहुत बड़ा है। उसके बाद ये पूरा सांख्यिकी का सेक्शन है। इतना है वर्ग 2 का गणित, समझ आ रहा है? तो इतना पढ़ना है आपको, और 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया तो गणित का वेटेज थोड़ा और बढ़ जाएगा, जहां तक संभावना है। अगर 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया तो गणित का वेटेज थोड़ा और बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा तो बढ़ेगा ही अगर 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया तो। यहां तक हो गया पूरा स्ट्रक्चर और सिलेबस। कुछ पूछना है किसी को तो बताइए। ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। यहां तक ये सब जानकारी था, कितना सारा पढ़ना है गणित में, कि पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो क्या? इतना सारा पढ़ना है, नहीं पता था? ये है बहुत सारा, इसीलिए बोल रहा कि 7-8 महीने लगते हैं खत्म करने में सिलेबस को। बच्चों को लगता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 महीने में खत्म कर देंगे सिलेबस। 1 महीने में कहां से हो जाएगा? 2.5 महीना तो मैथ्स पढ़ने में लगेगा आपको कम से कम, खत्म करने में मैथ्स को। क्या नहीं पढ़ना, इसमें सब कुछ पढ़ना है। इसी सेक्शन को कवर करने में समय लग जाएगा आपको 10 दिन तो।
ज्योमेट्री कवर करने में लगता है 15 दिन लगभग, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आपने टेट का एग्जाम भी दिया होगा जून में जो हुआ था, देखे होंगे ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत बड़ा सेक्शन है, तो गणित में दिक्कत नहीं आएगी, क्लास को रेगुलर अटेंड करना बस। गणित जो समझने की बात है ना, वो चिंता छोड़ दीजिए, मैं समझा दूंगा। वो समझने में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझने में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि रटना हो जा रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है, बस चल रहा है क्लास, ऐसा कहीं पे नहीं लगेगा। किसी भी टॉपिक में ऐसा फील नहीं होगा कि आपने समझा नहीं चीजों को। एक एक टॉपिक सिखा दूंगा मैं आप लोग को। इवन आरक्षक वाले बैच में गणित ले रहा था, तो वहां पे तो बच्चों का स्तर अगर आप देखेंगे तो ऐसा था कि कोई बच्चा 5वीं पास भी था, कोई बच्चा 10वीं पास भी था। उन बच्चों से भी गणित बन गया था। उनका कैलकुलेशन, थोड़ा समय लग गया मेरे को उनको पढ़ाने में, क्योंकि कोई बस्तर से, कोई सरगुजा से, मतलब एकदम पिछड़े क्षेत्रों से थे बच्चे लगभग। तो गणित का विषय उनका मैं डील कर रहा था, तो मुझे समझ में आ गया था कि मेहनत बहुत ज्यादा लगनी है मेरी। समय लग रहा था, लेकिन ऐसा है कि एक एक बच्चे ने कैलकुलेशन पूरा सीख लिया था उसमें। बढ़ने का जज्बा होना चाहिए बस, अगर वो है तो सीख ही जाएंगे आप, समझने में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। मैथ सब आपका कैसा है वो मैटर करता है, कि अगर आपका ठीक है, कम से कम 2 घंटा 1.5 घंटा मैथ्स डेली लगाइए। क्लास में जो पढ़ेंगे उसके अलावा 1.5 घंटा 2 घंटा कम से कम मैथ्स को डेली लगाइए। व्यापम के और एग्जाम्स अगर आपको फोकस करने हैं साथ साथ में, तो मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि व्यापम के सारे एग्जाम्स में मैथ्स भर भर के है। बिना मैथ्स के व्यापम के एग्जाम आप निकाल ही नहीं सकते, ऐसा बोला जाता है कि बिना मैथ्स के आप व्यापम के एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। एमपी में आर्ट्स वाले सिर्फ सोशल साइंस ही पढ़ते हैं। एमपी में है ऐसा होगा, वही तो समझा रहा था कि एसएसटी वाले को केवल एसएसटी ही देना पड़ सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है, जैसा टेट में होता है बोल रहे हैं। टेट में तो एसएसटी वाले केवल एसएसटी ही देते हैं, मैथ्स और साइंस नहीं देते हैं। लेकिन यहां पर शिक्षक भर्ती को देखेंगे तो मैथ्स और साइंस वाले मैथ्स और साइंस और एसएसटी दोनों देते हैं, एसएसटी वाले एसएसटी और मैथ्स और साइंस दोनों दे रहे हैं, दोनों का बराबर वेटेज है। और 9-10 का तो डरना क्या है वैष्णवी, आपका जो प्रश्न है, 9-10 का सिलेबस तो है। और अगर आप ऐसा स्ट्रेटेजी बना लेंगे ना कि मैथ्स और साइंस वाले हैं सर, हम तो मैथ्स और साइंस ही पढ़ेंगे, तो व्यापम के दूसरे एग्जाम से रास्ता बंद हो जाएगा आपका। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो केवल एसएसटी ही पढ़ेंगे, मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ेंगे, तो व्यापम के दूसरे एग्जाम तो भूल ही जाओ, कभी निकलेंगे आपसे। दूसरे एग्जाम तो एकदम भूल जाओ कि कभी निकाल पाओगे। अगर आप ऐसा स्ट्रेटेजी बना के चलोगे कि मैं मैथ्स और साइंस वाला हूं, तो हो सकता है एसएसटी ना पढ़ना पड़े सर मेरे को आगे जाके, तो मैं केवल अभी मैथ्स और साइंस ही पढ़ूंगा, एसएसटी नहीं पढ़ूंगा, तो दूसरे एग्जाम तो निकलेंगे ही आपसे व्यापम के। एसएसटी ही पढ़ूंगा सर, एसएसटी वाला हूं, मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ूंगा, दूसरे एग्जाम भूल जाओ, व्यापम के दूसरे एग्जाम नहीं निकल पाएंगे। दोनों पढ़ो ना यार, और मैथ्स पढ़ के देखना, तो आप नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोलना कि नहीं समझ में आया सर, कि टफ लग रहा है, देखना कितना आराम से चलेंगे अपन। सूर्य प्रकाश 23 के भर्ती में इंग्लिश और गणित मिला के 40 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। पढ़ेंगे इस बार, बनेगा इस बार, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा यार, छोड़ेंगे ही। सिलेबस की जानकारी नहीं थी आप लोग को, तो 23 के एग्जाम में तो फिर दिक्कत होनी है ना, इतना सारा सिलेबस है, इसकी जानकारी नहीं है। पेडागोजी के भरोसे गए थे आधे बच्चे, तो रट रट के पेडागोजी के क्वेश्चंस लगा लेंगे, मैथ्स में 5-6 तो आएंगे ही कम से कम, एक भी नहीं आया। तैयार रहेंगे, क्या पता फिर से ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तैयार तो आपको रहना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, देखना ना, बहुत आसानी से पढ़ेंगे अपन, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। योग्यता वो देख सकते हैं, लेकिन समय हो गया उस बैच को, 13 जनवरी वाले बैच को। ये वाला क्लास अटेंड कर सकते हैं आप। हाँ, मैथ्स का कंटिन्यू रहेगा क्लास। शशि, समझ आया यहां तक पूरा स्ट्रक्चर सिलेबस? स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा, क्या होगा वो व्यापम बताएगा। विषयवार भर्ती होने का संभावना थोड़ा सा कम है, मतलब कि पेपर में चेंजेस करने का संभावना थोड़ा कम लग रहा है। ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा कि एसएसटी वालों को अलग देना पड़ेगा, मैथ्स और साइंस वालों को अलग, इसका संभावना थोड़ा कम ही लग रहा है मेरे को। और जब तक क्लियर नहीं होता, दोनों को पढ़ो। किसी एक ही को लेके चलोगे ना, तो दूसरे एग्जाम से भी रास्ता बंद हो जाएगा, और मान लो शिक्षक भर्ती में दोनों आ गया, तो वहां से भी रास्ता बंद हो जाएगा। तो लफड़ा ही है हर जगह से। इसीलिए अभी कॉमन तैयारी करो, सब कुछ लेके चलना है। अभी कल से स्टार्ट करूंगा पहला टॉपिक मैथ्स का,
2-3 काम करेंगे आप मेरे क्लास में। पहली बात तो रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। रेगुलर अटेंड करेंगे क्लास को। और आप लोग जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, आप सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देंगे। ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देंगे, मतलब ऑनलाइन लाइव क्लास भी आपके पास अटेंड करने का सुविधा रहेगा और रिकॉर्डेड देखने का सुविधा भी आप लोग को रहेगा। तो जो बच्चे भी ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं, उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं मिलती हैं। मतलब कभी कभार अगर आप क्लास नहीं आ पा रहे हैं, तो घर बैठे लाइव भी देख सकते हैं क्लास को। लाइव भी नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगे। तो क्लास जब आएंगे आप, तो पिछले क्लास को देख के ही आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ये कुछ बातें ध्यान से सुन लो, मैथ्स पूरा बनेगा। ऐसे ऐसे बच्चे मैथ्स सीख के गए हैं जिनको मैथ्स में जोड़ना घटाना भी नहीं आता था, वो भी मैथ्स सीख के गए हैं। लेकिन रेगुलर मेंटेन करेंगे क्लास को। तो रेगुलर क्लास आइए। अगर कभी कभार छूट जा रहा है क्लास तो लाइव देखिए, लाइव छूट जा रहा है तो रिकॉर्डिंग देख के आइए कम से कम। क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्लास में सब बन जाएगा, आपसे रिवीजन करने के लिए कुछ रहेगा नहीं अगर क्लास नोट्स नहीं बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, केवल आंसर निकाल के मेरे को बता रहे हैं कि मेरे से बहुत जल्दी आंसर आता है। उससे क्लास में तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। एग्जाम में भी परफॉर्म अच्छा करना है तो क्लास नोट्स बहुत शानदार आपके पास रहे। तो जो भी मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर लिखना, उसको अच्छी तरीके से। हड़बड़ाहट मत करना कि मुझे आंसर पहले देना है। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आंसर पहले कौन दे रहा है। मेरे को मतलब ये है कि आपका आंसर आना चाहिए, सही समय पे आ जाना चाहिए। तो आप प्रॉपर क्वेश्चन को लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, मैं जो लिखवा रहा हूं उसको सही तरीके से लिखना। मतलब एकदम शानदार क्लास नोट्स रहे, जिसको आप रिवाइज करें तो आपको खुद भी अच्छा लगे कि आपने अच्छी तरीके से लिखी है सारी बातें। डेट डाल के लिखना क्लास नोट्स में। जिस दिन का क्लास होगा उस दिन का डेट जरूर डालना, क्योंकि मान लो कभी रिवीजन करते समय अगर डाउट आ गया तो डेट देखिए कौन से डेट का क्लास है और उसका रिकॉर्डिंग जाके देख लीजिए। समझ आ रहा है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। डेट जरूर डालना, जैसे आज का क्लास है तो आज का डेट डाल दिए। मान लो डाउट आ गया आगे जाके 2 महीने बाद इस क्लास में, इस क्लास का रिकॉर्डिंग खोजने में समय नहीं लगेगा। डेट वाइज देखना, इस क्लास का रिकॉर्डिंग तुरंत खोल के जो भी डाउट होगा क्लियर कर लेना उसको। प्रैक्टिस सेट आपको भरपूर मिलेगा, प्रैक्टिस सेट का चिंता मत करना। क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस सेट भरपूर मिलेगा। हर 3-4 लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, हर 3-4 लेक्चर के बाद। तो प्रैक्टिस सेट भरपूर मिलेगा आपको, उसका टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट, इस पे काम जरूर करना आप। रेगुलर मेंटेन करिए, क्लास नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना भी मिलेगा आपको। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, इतना काम करना है। कल से स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है संख्या, क्योंकि ये सीखेंगे तभी कुछ और सीख पाएंगे। बिना संख्या को जाने आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। तो संख्या कल पढ़ाऊंगा पूरा। संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार का होता है, संख्या के प्रकारों पर जो प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को भी डील करेंगे। टेट के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो सीजी टेट के हों, चाहे वो सेंट्रल टेट के हों, सारे टेट के प्रश्नों को डील कराऊंगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न देखेंगे। व्यापम के प्रश्न जितने भी आए हैं दूसरे एग्जामों में, सीजीपीएससी के कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को भी कराऊंगा। ये सारे आपके नोट्स में रहेंगे। सीटेट सीजीटेट के सारे प्रश्न आपके नोट्स में रहेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के। व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस रहेंगे। सीजीपीएससी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये सब आपके क्लास नोट्स में प्रैक्टिस सेट में रहेगा। कल से स्टार्ट करूंगा फिर मैं। पहला जो टॉपिक है अपना संख्या। यहां तक क्लियर है सभी को? ये पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा, ये डेली का पीडीएफ आपको मिलेगा ही, उसका चिंता मत करिए। तो ये क्लास नोट्स आज के लेक्चर की बनाने की आवश्यकता नहीं, कल से प्रॉपर क्लास नोट्स बनाएंगे। ये पूरा पीपीटी आपको मिलेगा, पूरा पीपीटी, इसमें जो जो लिखा है आपके फोन में आ जाएगा ये। चलिए मिलते हैं फिर कल। ऑनलाइन में किसी को यहां तक डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है? जल्दी बताइए। एक क्लास आपका संविधान का और होगा। प्रॉपर तीनों क्लास अटेंड करिए, क्लास नहीं छोड़ेंगे और थोड़ा धैर्य रख के तैयारी करिए। समय को बर्बाद मत करिए कि 3 महीने बाद ज्वाइन कर लेंगे क्लास। शिक्षक भर्ती आएगा तो ज्वाइन तो करेंगे, मन तो मानेगा नहीं आपका। तो अभी से तैयारी करिए ताकि थोड़ा संपूर्णता में तैयारी हो जाए। संपूर्णता में तैयारी करना है तो समय देना पड़ेगा। सरकारी नौकरियों की तैयारी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार प्रॉपर तैयारी करके बैठ जाइए आप लोग।